वेल। सो लास्ट लेक्चर आई होप आपने देख लिया रहेगा, दैट इज लेक्चर नंबर 4 ऑन दिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ ओसीएफ 11th स्टैंडर्ड। तो लास्ट चैप्टर हमने पूरा पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपोर्ट ट्रेड, एंड उसके रिगार्डिंग हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पूरा का पूरा एकदम डिटेल में कवर कर लिया था। आई होप उसमें कुछ भी डाउट नहीं है आपको, एंड ये लेक्चर आपको होल सोली इंपोर्ट ट्रेड के बारे में है। तो सबसे पहले समझेंगे इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है। इंपोर्ट ट्रेड नथिंग बट जब मैं एक कंट्री में रह के दूसरी फॉरेन कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करती हूँ तो उसको बोलती हूँ इंपोर्ट ट्रेड। तो जो ये करता है उसको इंपोर्टर बोलते हैं, और सामने वाले जो फॉरेन कंट्री का सेलर रहता है उसको मैं एक्सपोर्टर बोलती हूँ। यस, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है कि द प्रोसीजर फ्रॉम इंपोर्ट ट्रेड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो यस, हर एक कंट्री के जो अपने अपने इंपोर्ट प्रोसीजर्स रहते हैं, इंपोर्ट ट्रेड के तरीके रहते हैं, वो डिफर करते हैं कंट्री टू कंट्री, क्योंकि उधर लॉज अलग रहते हैं, गवर्नमेंट अलग रहते हैं, कस्टम पॉलिसीज अलग रहते हैं। तो इस कारण के वजह से हर एक कंट्री के इंपोर्ट प्रोसीजर्स अलग अलग रहते हैं। तो बेसिकली हम इधर क्या देखने वाले, कौन सी कंट्री का देखने वाले, तो हम इंडिया का देखने वाले कि अगर मैं एक इंडियन इंपोर्टर हूं, दूसरी कंट्री से यूएसए चाइना से गुड इंपोर्ट कर रही हूं अपनी कंट्री में, तो कैसे कौन से तरीके से मैं इंपोर्ट करूंगी, बेसिकली हम इधर यही देखने वाले। यस, तो फिर हमको बोला गया है कि मेनली हर एक कंट्री में जो इंपोर्ट प्रोसीजर के डॉक्यूमेंट्स पार्ट देखता है वो होते हैं गवर्नमेंट, वही चेक रखते हैं इसके ऊपर कि इंपोर्ट कैसे हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। तो गवर्नमेंट इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और यू कैन से द कंट्रोल by the government. Okay, now the objective of this control is to proper use of foreign exchange restrictions and protection of indigenous industry. तो क्यों कंट्रोल करना पड़ता है गवर्नमेंट को इंपोर्ट प्रोसीजर को, या इंपोर्ट ट्रेड को क्यों कंट्रोल करना पड़ता है, व्हाई गवर्नमेंट इज सो कंसर्न। तो होता क्या है, जब भी हम इंडिया में रह के बाहर की कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है लोकल या जो इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन जो रिटेलर होलसेलर है उनको अफेक्ट हो। मतलब कि हमने बहुत सारे गुड्स सिर्फ बाहर से मंगवाए और इधर सिर्फ बेचने का काम किया। तो आप ही बोलो, अगर हम गुड्स बाहर से मंगवाएंगे और सिर्फ पेमेंट करेंगे तो इधर अपनी इंडियन करेंसी बाहर जाएगी, बाहर फ्लो होगी, और इंडिया का जीडीपी घटता ही रहेगा। इसके लिए गवर्नमेंट को बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि जो इंपोर्ट ट्रेड है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उतना ही होना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है। ओवर एंड अबव हुआ तो हो सकता है हमारी कंट्री के जो लोकल सप्लायर है, हमारी कंट्री के जो लोग हैं, उनपे बैड इंपैक्ट पड़े, और शायद हमारी कंट्री का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बिगड़ जाए। इसीलिए उनको कंटिन्यूअस चेक रखना पड़ता है गवर्नमेंट को। नाउ आपको जैसे एक्सपोर्ट प्रोसीजर में 4 स्टेजेस दिए हुए थे फॉर एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वैसे ही उसी प्रकार से आपको इंपोर्ट प्रोसीजर दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका। फिर उसके बाद प्री इंपोर्ट स्टेज, जब प्रिलिमिनरी स्टेज होने के बाद आप क्या करोगे, एंड देन एक्चुअल इंपोर्ट स्टेज में आप क्या करोगे, जब एक्चुअली गुड्स जो है बाहर की कंट्री से आपकी कंट्री में आ रहा होगा तो आपके क्या क्या प्रोसीजर्स पार्ट रहेंगे, एंड देन आफ्टर जब आप इंपोर्ट कर लोगे अपनी कंट्री में, देन उसके बाद आपके क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या क्या प्रोसीजर रहेंगे। तो ये जैसे हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में कवर किया था, वैसे ही हम इंपोर्ट प्रोसीजर में 1 by 1 पढ़ लेंगे। तो ध्यान देना, सबसे पहले है आपका प्रिलिमिनरी स्टेज में रजिस्ट्रेशन पार्ट। तो सेम के जैसे आपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा था कि हमको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वैसे ही माय डियर स्टूडेंट हमको इंपोर्ट ट्रेड के केस में, इंपोर्ट प्रोसीजर में भी हमको सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसी चीज की रहती है कि हमको पहले रजिस्ट्रेशंस लेना पड़ता है इन डिफरेंट अथॉरिटी, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट अथॉरिटी। तो सबसे पहले हमको कौन सी अथॉरिटी के पास अपना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड क्या ऑब्टेन करना पड़ता है, तो हमको एक नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है जिसको मैं बोलती हूँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट नंबर। ये नंबर के बिना मैं इंपोर्ट भी नहीं कर सकती, एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकती। तो ये नंबर, ये रजिस्ट्रेशन लेना मेरे लिए कंपल्सरी, और अथॉरिटी कौन सी है, तो डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। नाउ नेक्स्ट हमको जो यूजुअली इंटरनल ट्रेड के लिए भी लेना रहता है और फॉरेन ट्रेड के लिए भी, दैट इज परमानेंट अकाउंट, नथिंग बट पैन नंबर, ठीक है, जिसको हम कॉमनली पैन नंबर बोलते हैं। एंड लास्ट हमको जीएसटी नंबर भी लेना पड़ेगा, और उसकी फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी पड़ेंगी, जो भी फॉर्मेलिटीज रहेंगी। तो ये सेम टू सेम आई थिंक सो मैं बोल सकती हूँ एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी रजिस्ट्रेशन पार्ट का यही रिक्वायरमेंट था।
नाउ सेकेंड पार्ट इज नेगोशिएशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं नेगोशिएशन मतलब होता क्या है। नेगोशिएशन मतलब नथिंग बट जब भी बायर एंड सेलर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होते हैं, बार्गेनिंग होती है, तो उसको हम नेगोशिएशन बोलते हैं। ठीक है, मतलब लॉ की भाषा में आप बोल सकते हो, बिजनेस के लैंग्वेज में आप बोल सकते हो कि जब भी बायर एंड सेलर एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, जैसे हमारे पेरेंट्स जब भी कुछ सामान खरीद रहे होते, ठीक है, जब भी वो कुछ भी बाय कर रहे होते हैं सेलर से, तो आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स जो है बार्गेनिंग करते हैं या बोलते हैं भैया इतने में दे दो, ऐसा दे दो, वैसा दे दो, इतने दिन में हम पेमेंट कर देंगे आपको। तो ये क्या कर रहे हैं, वो एक्चुअली टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर रहे हैं फॉर बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, वैसे ही एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर को नेगोशिएशन करना पड़ता है अबाउट मेनी थिंग्स, जैसे कि आप कितने में देंगे, प्राइस कितने का रहेगा, वो गुड्स के प्राइस कितने के रहेंगे, डिलीवरी शेड्यूल क्या रहेगा, मींस कि एक्सपोर्टर जो है इंपोर्टर को कितने दिनों में कैसे कैसे गुड्स जो है भिजवाएगा। ठीक है, कौन से पीरियड में, या तो सारे गुड्स वन टाइम भिजवाएंगे, या तो एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मतलब इंस्टॉलमेंट्स में गुड्स भिजवाएंगे, ऐसे भी हो सकता है। तो डिलीवरी शेड्यूल, क्रेडिट पीरियड, जो आपको डिलीवरी शेड्यूल डिसाइड हुआ है तो उसके हिसाब से जो इंपोर्टर को पैसे पेमेंट करने पड़ेंगे, तो वो कैसा पेमेंट होगा, क्रेडिट पीरियड कैसा होगा, एक दो महीने का होगा, 3 महीने का होगा, या तुरंत पेमेंट करना पड़ेगा जैसे ही हमको वो गुड्स एंड सर्विसेज मिलेगी, तो वो होता है क्रेडिट पीरियड। नाउ एंड लास्ट, टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सेल, पेमेंट एंड डिलीवरी। तो इन सब के जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे वो भी हमको डिसाइड करना पड़ता है इन नेगोशिएशन। बेसिकली सारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होने वाले हैं इधर, उसके बारे में बातचीत करना, वो फिक्स करना, वो फ्रीज करना, वो टर्म्स एंड कंडीशन को मैं बोलती हूँ नेगोशिएशन। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। नाउ बी पार्ट में पहुंचते हैं जो कि है प्री इंपोर्ट स्टेज। तो रजिस्ट्रेशन पार्ट होगा, नेगोशिएशन पार्ट भी हो गया, उसके बाद हमको कोटा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना। कोटा सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आप लोगों ने जनरली ये कोटा वर्ड रिजर्वेशन के टाइम पे सुना होगा, जैसे दलित्स को, एससी एचसी को जो है समथिंग कोटा मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है कॉलेजेस में, या बोल सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो वैसा ही समथिंग कोटा सर्टिफिकेट इधर भी हम इंटरप्रेट करेंगे। कोटा सर्टिफिकेट इज नथिंग बट जब भी हम बाहर की कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज मंगाते हैं, तो उससे होता क्या है, अपने लोकल सप्लायर्स, अपने लोकल मैन्युफैक्चर, अपने लोकल ट्रेडर्स जो है अफेक्ट होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने हर एक गुड्स एंड सर्विसेज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि आप ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है इस लिमिट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करवा सकते। अगर आपको इंपोर्ट करवाना है, यस वेरी गुड, आप फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करवाओ, बट हमने हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर एक लिमिट लगा रखी है, इधर ऑन अमाउंट और इधर ऑन नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी के बेसिस पे कि आप ये गुड्स एंड सर्विसेज इस क्वांटिटी से ज्यादा, इस अमाउंट से ज्यादा नहीं मंगवा सकते। बेसिक रीजन यही होता है कि अपने लोकल सप्लायर्स को, अपने इंडिजीनियस सप्लायर को प्रोटेक्ट करना। हो सकता है ना कि अगर आपने अनलिमिटेड गुड्स मंगवा लिए, ठीक है, बाहर की कंट्री से, तो हो सकता है अपने जो लोकल सप्लायर वो अफेक्ट हो जाए, सिर्फ फॉरेन के ही जो गुड्स है वही ऑप्ट करें, लोकल सप्लायर के गुड्स ऑप्ट ही ना करे, तो इससे अपने ही देश का नुकसान होता है। तो इसीलिए हर एक गवर्नमेंट कोटा सर्टिफिकेट जरूर मांगती है जब भी हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो certain item are subject to quota restrictions. The importer need to obtain import quota certificate from government authority. जो इंपोर्टर रहता है तो उसको इंपोर्ट करने से पहले, ठीक है, जैसे ही उसने नेगोशिएट किया उसके बाद उसको गवर्नमेंट से कोटा सर्टिफिकेट इशू करना रहता है। मतलब कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इतने नंबर्स ऑफ गुड्स और ऑफ इतना अमाउंट आप मंगवा रहे हो तो आपको वो कोटा सर्टिफिकेट मिल जाता है फ्रॉम गवर्नमेंट अथॉरिटी। नाउ सेकेंड चीज आफ्टर आपको करवानी पड़ती है आफ्टर ऑब्टेनिंग कोटा सर्टिफिकेट इज फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस। तो आपको पता है कि आपको पेमेंट किस में, आप इंपोर्टर हो, इंपोर्टर मतलब आप बायर हो, ठीक है, बाय कर रहे हो आप फॉरेन कंट्री से, तो आपको पेमेंट करना नेसेसरी रहेगा, ठीक है। और पेमेंट करने के लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करना जरूरी है। कैसे, आप इंपोर्टर हो इंडिया के, ठीक है, तो आपके पास पैसे किस में रहेंगे, रुपी में रहेंगे, बट आपको पेमेंट किस में करना है, डॉलर में करना है।
तो आपको रुपी को कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज का ऑथराइजेशन, इस चीज का जो रिक्वेस्ट है आपको आरबीआई से ऑब्टेन करना पड़ेगा कि हम इतने नंबर ऑफ गुड्स ऑफ इतना अमाउंट इंपोर्ट करवा रहे हैं और हमको 2-3 महीने के बाद इतना पेमेंट लगने वाला है आप लोगों से। क्योंकि एज ए इम्पोर्टर, अगर मैं एक इंडियन इम्पोर्टर हूं तो मेरे पास डॉलर्स नहीं रहेंगे, वो मुझे कहां से बाय करना पड़ता है, मुझे परमिशन लेनी पड़ती है सबसे पहले आरबीआई से, और मुझे बैंक से बाय करने पड़ते हैं वो डॉलर्स फॉर पेइंग द एक्सपोर्टर। The importer need to obtain foreign exchange clearance from RBI. The importer should forward the application for the same through his बैंक। तो वो बोल रहे हैं जब भी आपको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस रिक्वायर्ड है तो आपको अपने बैंक को एप्लीकेशन देना पड़ेगा और बैंक आरबीआई को एप्लीकेशन दे देगी कि आपको इतने इतने नंबर्स ऑफ डॉलर्स चाहिए, इस तारीख तक चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअली इंपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले, ये तो अभी तक सिर्फ बातें ही हो रही है ऊपर, कोटा सर्टिफिकेट, नेगोशिएशन, तो एक्चुअली जब आप इंपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट करते हो उससे पहले आपको क्लियरेंस लेना पड़ता है। हो सकता है आरबीआई आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, इसीलिए फॉर अ सेफ गार्ड, फॉर अ सेफर साइड आपको पहले ही फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस करवा के लेना पड़ता है। देन उसके बाद जैसे ही आपको फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस मिल जाता है, देन उसके बाद आप ऑर्डर प्लेसमेंट करते हो। ऑर्डर, आप इंपोर्टर हो, आप बाय करने वाले हो, तो एक्सपोर्टर को आप इंटीमेट करोगे कि यस वी आर रेडी टू बाय योर गुड्स और सर्विसेज और कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी जो भी आपने नेगोशिएट किया था वो आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है इन फॉरेन कंट्री। नाउ देखो, आफ्टर ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज क्लियरेंस फ्रॉम आरबीआई द इंपोर्टर प्लेसेस एन ऑर्डर विद द ओवरसीज सप्लाईज। तो फॉरेन कंट्री के पास हमको ऑर्डर प्लेसमेंट करना पड़ता है। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड एज इंडेंट। ठीक है, तो हम जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो हम ऑर्डर को बोलते हैं उसको हम इंडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडेंट। तो इधर मैं हाईलाइट कर दूंगी, याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। द इंपोर्टर नेगोशिएट्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्लेसेस द ऑर्डर। तो ये जो इधर फिक्स हुआ था वो एक बार और इधर नेगोशिएट किया जाता है एंड फाइनली जो है ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, नाउ फोर्थ इज आपने जाना पहचाना ही ये लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी जिसको हम बोलते हैं। सो एक्सपोर्टर के केस में मैंने आपको पूरा इसको पिक्चर बनाया था। तो इस केस में भी अगर मैं अभी इंपोर्ट कर रही हूँ, मुझे फॉरेन पेमेंट करना है, तो जो एक्सपोर्टर है सामने वाली कंट्री का, तो वो मेरे जान पहचान का नहीं है, ना ही मेरे कंट्री में, दूसरी कंट्री में कहीं तो भी है। ठीक है, तो उसका और मेरा रिलेशन इतना ज्यादा क्लोज नहीं है। इसके लिए एक्सपोर्टर रिक्वेस्ट करता है इंपोर्टर को कि प्लीज इशू एलसी इन माय नेम। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी एज ए इंपोर्टर, मैं अपने बैंक को इंटीमेट करूंगी कि प्लीज इशू एलसी, आप एक्सपोर्टर के नाम पे एक एलसी बना के दो मेरे को। ठीक है, इससे होगा क्या, एक्सपोर्टर को तसल्ली मिल जाएगी कि यस बैंक ने मुझे गारंटी दी है कि अगर इंपोर्टर मेरा पेमेंट नहीं करता है तो यस बैंक इधर खड़ी है जो मेरा पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो एलसी हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड में इशू होता ही होता है। मतलब 99.9999% तो ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एलसी इशू करना जरूरी है। आपने आपको सेफगार्ड करने के लिए, अपने पैसों को सेफगार्ड करने के लिए, तो ये एलसी इशू करना बहुत जरूरी होता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। चाहे आप इंपोर्ट की बात करो, चाहे आप एक्सपोर्ट की बात करो, या चाहे आप एंट्री पोर्ट की बात करो। चलो आगे पढ़ लेते क्या है एलसी में। आपको वही मिलेगा जो हमने एक्सपोर्ट में पढ़ा था। द एक्सपोर्टर नॉर्मली रिक्वेस्ट फॉर एलसी। The LC is the undertaking given by the importer's bank guarantee the payment of exporter on behalf of importer। तो एक्चुअली इस केस में, एलसी के केस में जो है, इंपोर्टर्स बैंक गारंटी देती है एक्सपोर्टर को। इंपोर्टर्स बैंक गारंटी देती है एक्सपोर्टर को कि अगर एक्सपोर्टर ने पेमेंट नहीं दिया तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। The LC is the safest method of payment in the foreign trade. Therefore, the importer has to obtain the LC from his bank in favor of the exporter. तो ये एक सेफेस्ट मोड माना जाता है कि पेमेंट का, कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो है बैंक हमारे पास। ओके, नाउ फिफ्थ वन भी हमने एक्सपोर्ट के केस में पढ़ा था कि एक्सपोर्टर को क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है, वैसे ही इंपोर्टर को क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे हम इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर का काम करते हैं ना, तो हम अपने बिजनेस में
बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमको इधर पोर्ट्स के एरिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो हमको यूजुअली नहीं पता रहता है। वी आर नॉट द एक्सपर्ट ऑन दैट। तो इसीलिए हम जो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट एक्चुअली कौन होते हैं, जो पोर्ट पे रह के दूसरों का काम करते हैं फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जैसे मैं एक इम्पोर्टर हूं, तो मैं यूजुअली एजेंट अपॉइंट कर लूंगी जो मेरे बिहाफ पे सारे इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर पार्ट देखेगा, मेरे डॉक्यूमेंट्स देखेगा, मेरे डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करेगा, मेरे गुड्स को लोड या अनलोड करेगा, जो भी रहेगा उसका पार्ट रहेगा, जो भी पोर्ट्स के आसपास हो रहा है। तो मुझे इधर रह के टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यूजुअली क्या होता है, जैसे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या होता है, सी पे होता है, ठीक है। तो यूजुअली फॉर एग्जांपल गुजरात के ओशन जो साइड है, ओशन के साइड में हो रहा है, बट मैं हूं महाराष्ट्र में, तो मुझे उधर जाना हर वक्त पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए मैं क्या अपॉइंट करती हूँ, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट अपॉइंट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार पोर्ट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। ओके, देखो वही बोला हुआ है कि द इंपोर्टर हैज टू अपॉइंट सीएनएफ एजेंट टू अंडरटेक वेरियस कस्टम फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंटेशन वर्क इन रिस्पेक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑफ गुड। तो जो भी डॉक्यूमेंटेशन वर्क रहता है, जो भी कस्टम फॉर्मेलिटीज रहता है, कस्टम फॉर्मेलिटीज मतलब कस्टम टैक्स जो हमको पे करने रहते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में हमको बहुत सारे टैक्सेस पे करने रहते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री पार्ट करने रहते हैं, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को। ये क्यों कर रहे होते हैं हमारे बिहाफ पे, क्योंकि हमसे इनको कमीशन जा रहा होता है, ये कमीशन लेते हैं हमसे ये सब काम करने का, फ्री में काम नहीं करते ये, ठीक है। गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं है ये प्राइवेट एजेंट्स रहते हैं जो हम अपॉइंट करते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्री पार्ट देखते हैं। नाउ सिक्स्थ वन भी आपने शिपमेंट एडवाइस नाम एक्सपोर्ट ट्रेड में पढ़ा था, एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ा था। तो शिपमेंट एडवाइस यूजुअली जो है एक्सपोर्टर देता है इंपोर्टर को। कौन देता है, एक्सपोर्टर देता है इंपोर्टर को कि यस वी आर रेडी टू गिव यू दिस अमाउंट ऑफ गुड्स, हम इधर पोर्ट पे रेडी है कि हमारा इतना पैकिंग लिस्ट है। पैकिंग लिस्ट मतलब क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कार्टन्स है, क्या वेट है उनका, जो भी गुड्स का है उनका वेट क्या है, साइज क्या है, वो सब पैकिंग लिस्ट में आता है। फिर इनवॉइस देना रहता है एक्सपोर्टर को, यूजुअली इंपोर्टर को इनवॉइस देना रहता है, ठीक है। इनवॉइस मतलब बिल, जो परचेज बिल है वो देना रहता है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर के पास होते हैं जो इंपोर्टर को देना रहता है, तो वो शिपमेंट एडवाइस के थ्रू देते हैं। द शिपमेंट एडवाइस एनेबल द इंपोर्टर टू make necessary arrangement for custom clearance and unloading of goods sent by the exporter। तो जब तक एक्सपोर्टर जो है शिपमेंट एडवाइस नहीं देगा इंपोर्टर को, तो इधर जो शिप आएगी, इंपोर्टर के कंट्री में जो शिप आएगी, तो उधर से अनलोड ऑफ गुड्स नहीं हो सकता। मतलब जो गुड्स शिप पे हैं, तो अनलोडिंग करने के लिए शिपमेंट एडवाइस जरूर चाहिए एक्सपोर्टर से। क्यों शिपमेंट एडवाइस चाहिए होता है, तो क्योंकि शिपमेंट एडवाइस में बहुत सारे डॉक्यूमेंट अटैच रहते हैं जो बताता है कि यस ये जो गुड्स है वो उसमें कुछ खतरनाक चीज नहीं है, यू कैन से, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो इलीगल है, प्रॉपर है सब। ये इस चीजों के वजह से हमको शिपमेंट एडवाइस कंपलसरी रहता है फ्रॉम एक्सपोर्टर टू इंपोर्टर, ठीक है। तो ये जनरली शिप के साथ आता है इंपोर्टर को देने के लिए, या कस्टम अथॉरिटी, कस्टम मींस क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को देने के लिए, क्योंकि इंपोर्टर तो रहेगा नहीं, तो उनके बिहाफ पे कौन काम कर रहा है पोर्ट पे, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट काम कर रहा है। तो होता क्या, एक्सपोर्टर देता है शिपिंग कंपनी को, और शिपिंग कंपनी देती है क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को, ठीक है, संभालने के लिए कि ये देखो, और फिर क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग जो एजेंट्स रहते हैं वो अनलोड करवाते हैं गुड्स और फिर वेरीफाई करते हैं सब कुछ। आई थिंक सो इधर तक क्लियर है सबको, कोई भी डाउट नहीं है। शिपिंग एडवाइस ध्यान से पढ़ लेना। नाउ आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेज पे, दैट इज इंपोर्ट स्टेज, ठीक है। एक्चुअली ये वाला जो अभी शिपिंग एडवाइस की मैं बात कर रही थी, तो वही एक्चुअली बीच का ही पार्ट है, शिपिंग एडवाइस। नाउ इंपोर्ट स्टेज। इंपोर्ट स्टेज में अब इंपोर्टर के पास सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे। इंपोर्ट स्टेज में अब एक्सपोर्टर ने क्या कर दिया, अपने शिप के थ्रू इंपोर्टर को सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिया है। तो डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, बिल ऑफ लेडिंग नथिंग बट इंटरनेशनल ट्रेड के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वन ऑफ द डॉक्यूमेंट इज बिल ऑफ लेडिंग, जहां पे सारा डिटेल दिया जाता है एक्सपोर्ट ट्रेड के रिगार्डिंग, कि इसमें क्या है, कैसा है, आपको क्या क्या मिलेगा, इस जो भी
कार्टन में है। फिर पैकिंग लिस्ट मतलब कितने कार्टून है, कितना वेट है उसका, कितना साइज है उसका, ठीक है। कमर्शियल इनवॉइस, मैंने आपको कमर्शियल इनवॉइस ऑलरेडी बोल दिया है, कमर्शियल इनवॉइस इज बिल। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, फॉर एग्जांपल एज अ इंपोर्टर मैंने यूएसए से कोई गुड्स मंगवाया, ठीक है, तो मुझे ये पता लगना चाहिए कि ये यूएसए से ही गुड्स आया है, ठीक है। ऐसा नहीं हो मैंने कि यूएसए के सप्लायर को कोई बोला था कि मुझे गुड्स इतने इतने गुड्स मुझे दे दो, बट जर्मनी के किसी सप्लायर ने मुझे भेज दिया, ऐसा हो भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मेरे को सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जो गुड्स हैं वो यूएसए से ही मैन्युफैक्चर होके आया है, या यूएसए से ही मुझे सप्लाई हो रहा है, तो इसीलिए मुझे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगता है इंपोर्टर को। देन सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन मतलब जब गुड्स लोड हो रहे थे शिप पे, एक्सपोर्टर से जब गुड्स लोड हो रहे थे शिप पे, तो इंस्पेक्शन किया जाता है जनरली कि गुड्स प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं, गुड्स वही है कि नहीं जो इंपोर्टर ने मंगवाया, या गुड्स कोई डैमेज केस में डैमेज है, या इलीगल गुड्स हैं, कुछ ड्रग्स वगैरह तो नहीं है। तो ये सब जनरली जो पोर्ट्स हैं, कस्टम अथॉरिटीज जो हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन देते हैं कि गुड्स आर इन अ वर्किंग कंडीशन और नॉट इन अ डैमेज कंडीशन, और लीगल ही गुड्स हैं, इलीगल गुड्स नहीं है, जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए मना ही हो उस चीज को, तो वो भी सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन में आ जाता है कि हमको एक्सपोर्टर से सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन चाहिए कि जो जब आप गुड्स भेज रहे थे शिप पे वो प्रॉपर कंडीशन में है कि नहीं है। ओके, नाउ बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री जनरली क्या होता है? सीएनएफ एजेंट बनाता है, ठीक है। सारे जब इनको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं ना, जो भी डॉक्यूमेंट हमने अभी देखा, शिपमेंट एडवाइस बोलो, बिल ऑफ लीडिंग, पैकिंग लिस्ट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, ये मिलने के बाद हमारी कंट्री का जो इंपोर्टर का सीएफएन एजेंट रहता है वो बनाता है बिल ऑफ एंट्री, ताकि जो गुड्स है वो एंटर कर पाए इंडिया में, या जो भी इंपोर्टर रहेगा। तो CF and F agent prepare bill of entry which is required for custom clearance. Custom clearance मतलब जब इंडिया में गुड्स आएंगे तो उस चीज के लिए वो रेडी रहे कि जो गुड्स है वो क्लियर हो पाए पोर्ट से, वरना वो जो कस्टम हाउस वाले लोग रहते हैं, गवर्नमेंट लोग जो रहते हैं, वो मना कर देते गुड्स को हिलाने से, क्योंकि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं या बिल ऑफ एंट्री अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ, तो इसीलिए कस्टम क्लियरेंस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के क्लियर होने के लिए उधर हमको बिल ऑफ एंट्री चाहिए। द बिल ऑफ एंट्री गिव डिटेल अबाउट नंबर ऑफ पैकेज, क्वालिटी ऑफ गुड, प्राइस ऑफ गुड्स एंड एटसेट्रा। तो ये सब जो हमने डॉक्यूमेंट इधर पढ़े थे, तो उसका इन टोटल एक सर्टिफिकेट या एक बिल बनाया जाता है, जिसको मैं बोलती हूँ बिल ऑफ एंट्री, जो यूज आता है मेरे को कस्टम क्लियरिंग करने के लिए। नाउ पढ़ेंगे थर्ड वन इन इंपोर्ट स्टेज, दैट इज डिलीवरी ऑर्डर। तो डिलीवरी ऑर्डर बेसिकली क्यों होता है और क्यों इसका इतना इंपॉर्टेंस है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो कितने लोग इन्वॉल्व है इस मतलब इस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में। तो एक इंपोर्टर तो है ही है, एक एक्सपोर्टर तो है ही है। इंपोर्टर ने अपना सीएनएफ एजेंट अपॉइंट किया है एंड एक्सपोर्टर ने अपना सीएनएफ एजेंट अपॉइंट किया है, एंड एक शिपिंग कंपनी है जो एक्चुअली शिप लेके, शिपिंग कंपनी गलत बन गई, पैर बन गया, ठीक है। तो ये मान लो ये शिप है, ठीक है, जिसपे गुड्स लोड होके आया है, आप बोल सकते हो ये शिप है, ये फ्लैग है, ठीक है। तो ये शिप पे मेरा जो सारा गुड्स है, इंपोर्टर का जो सारा गुड है इस शिप पे लोड होके आया है। तो नाउ डिलीवरी ऑर्डर मतलब क्या होता है? देखो एक्सपोर्टर जो है उसने सारे गुड्स जो है इस पे रखे हैं, किस पे विश्वास करके, शिपिंग कंपनी पे विश्वास करके उसको हैंड ओवर कर दिया है कि आप जो है ये गुड्स इंपोर्टर को दे देना। एक्सपोर्टर ने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी भेज रखा है इंपोर्टर को कि हमने आपको कौन कौन से गुड्स जो हैं वो भिजवाए हैं, ठीक है। और शिपिंग कंपनी को इंपोर्टर को एक और डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, जिसको मैं बोलती हूँ डिलीवरी ऑर्डर, जिसमें एक्चुअली शिपिंग कंपनी क्या क्या लेके आई है वो लिखा रहता है। तो अगर ये दोनों मैच हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिल ऑफ लेडिंग हमने दिया था, जो एक्सपोर्टर ने दिया था बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है, वो अगर इसके साथ मैच हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मिसमैच है तो कुछ तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हर वक्त शिपिंग कंपनी को, अभी शिपिंग कंपनी को हमको फ्रेट पेमेंट करना पड़ेगा। फ्रेट मतलब वो जो काम करके लेके आया, एक्सपोर्टर से जो गुड्स लोड करके अपने शिप में लेके आया है हमारी कंट्री
तक, तो उसके कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहेंगे। तो वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करने से पहले हमको ये वेरीफाई करना जरूरी है कि जो डिलीवरी ऑर्डर है और जो बिल ऑफ लेडिंग है वो मैच है कि नहीं है, या कुछ गड़बड़ है या इसमें कुछ मिसमैच है, तो वो गुड्स किधर गए जो बिल ऑफ लेडिंग में है और इसमें नहीं है, अगर इसमें है तो इसमें क्यों नहीं है। तो ये सब चीजें रहती है ताकि ये डिलीवरी ऑर्डर के थ्रू सम क्रॉस चेक हो पाए। यही सब चीजें दी हुई है। देखो, the CNF agent obtained delivery order from the shipping company. The shipping company gives the delivery order on the payment of freight. तो हमको जो है इंपोर्टर को जो है वो फ्रेट पेमेंट करना पड़ता है। फ्रेट पेमेंट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो रहते हैं, जो ट्रैवलिंग के चार्जेस रहते हैं ना, उसको हम फ्रेट चार्जेस बोलते हैं। डिलीवरी ऑर्डर हेल्प्स टू अनलोड द गुड्स फ्रॉम द वेसल। तो जैसे ही ये डिलीवरी ऑर्डर वेरीफाई हो जाते हैं तो ये जो गुड्स है, इस पे जो लोडेड है ये गुड्स, वो अनलोड होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब सारा सब कंफर्म हो जाता है, यस कुछ भी गड़बड़ नहीं है, फिर अनलोडिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है इन केस ऑफ डिलीवरी ऑर्डर। दैट इज थर्ड पॉइंट। नाउ कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस जैसे मैंने आपको बोला है, कस्टम मतलब क्या होता है, कस्टम हाउस वाले कौन होते हैं? कस्टम हाउस इज नथिंग बट जहां पे मेरे जो भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के टैक्सेस हैं वो कलेक्ट होते हैं। तो कस्टम क्लियरेंस मतलब जो भी मेरे गुड्स जो हैं, जो मैंने अभी तक ड्यूटी पे नहीं किए या जो टैक्सेस अभी तक पे नहीं किए, वो पे करके मुझे अपने गुड्स जो है पोर्ट से बाहर निकालना पड़ता है, तो उसको ही मैं बोलती हूँ कस्टम क्लियरेंस। The purpose of custom clearance is to get the document certified from custom authority. The document include bill of lading, bill of entry and packaging list. तो ये सबमिट करके और प्लस टैक्सेस पे करके मुझे कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है बाय सबमिटिंग दीज ऑल डॉक्यूमेंट। नाउ लास्ट इज पोस्ट इंपोर्ट स्टेज। ये भी पढ़ लेंगे, ये भी कोई टफ नहीं है। पोस्ट इंपोर्ट मतलब अब इंपोर्टर को सारे गुड्स मिल चुके हैं बाय शिपिंग कंपनी एंड एक्सपोर्टर एज वेल। ठीक है, तो अब देखेंगे आफ्टर जो है इंपोर्ट क्या क्या चीजें करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको पोर्ट ट्रस्ट ड्यू, द सीएनएफ एजेंट हैज टू मेक पेमेंट ऑफ पोर्ट ट्रस्ट ड्यूज। तो जो भी ड्यूज रहते हैं बाकी, जैसे कि जो भी पेमेंट के लिए बाकी है, चाहे बोलो शिपिंग कंपनी को कुछ पेमेंट देना बाकी है या कुछ कस्टम अथॉरिटीज को ड्यूटीज की पेमेंट देना बाकी है, तो वो सब क्लियर करके, या पोर्ट पे अगर मैंने किसी से कुछ सर्विस ली है, पोर्ट पे देखो लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए एक सर्विस ली है मैंने, किसी व्हीकल को मंगवाया है मैंने पोर्ट से ही, या किसी कर्मचारी बोल सकते हो, या आप किसी ये जो होते हैं ना अपने लोडिंग वाले जो लोग होते हैं जो लोड करते हैं अपने सर पे या कंधे पे एंड फिर दूसरे ट्रक में लोड करते हैं, तो उसके कुछ ड्यूज बाकी हैं, तो ये सब मेरे को ड्यूज पेमेंट करना पड़ता है थ्रू सीएनएफ एजेंट। ठीक है, नाउ कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज टैक्सेस जो मुझे पे करना पड़ता है, वो मुझे आफ्टर इंपोर्ट जो भी आया है गुड्स कितने हैं उसको देख के मुझे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। सीएनएफ एजेंट हैज टू मेक पेमेंट कस्टम अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्टिंग गुड। जो भी इंपोर्ट आए, कितने इंपोर्ट हुए हैं, उसके बेसिस पे मेरा टैक्स कैलकुलेट होता है और मुझे वो कस्टम अथॉरिटी को पे करने पड़ते हैं ड्यूली। नाउ इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये चीज जो है मैंने आपको मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पहले बोला था कि एक इंश्योरेंस प्रीमियम इंपोर्टर के केस में भी आने वाला है। ठीक है, तो इधर हम पढ़ते हैं, देन मैं आपको समझाती हूँ क्या मतलब मैंने उधर क्यों इधर इंडिकेट किया था कि इधर भी मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ। द इंपोर्टर हैज टू मेक पेमेंट अंडर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको बताऊंगी जो यूजली आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, खासकर यूट्यूब पे तो समझ लेना। देखो सीआईएफ दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एक्सपोर्टर के केस में जो मैंने आपको बोला था कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। ठीक है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है एफओबी कॉन्ट्रैक्ट। तो दो टाइप के इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो मेरा इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो सीआईएफ बेसिस है। सीआईएफ बेसिस कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है कि जो एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है मेरे कंट्री तक की पहुंचाने की गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सपोर्टर और ये इंपोर्टर है, तो एक्सपोर्टर की सीआईएफ बेसिस में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक इंपोर्टर के कंट्री में वो गुड्स पहुंच नहीं जाते हैं तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो भी रिस्क रहता है वो एक्सपोर्टर का रहता है। रिस्क मतलब
जैसे कि डैमेज होने का रिस्क, या मरीन जब जब आ रहा है, जब सी के थ्रू आ रहा है, ठीक है, तो उधर शिप को डूब जाने का डर, या बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं, चोरी हो जाने का रिस्क, ये सब सारे रिस्क जो होता है एक्सपोर्टर के पास होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन से बेसिस पे हुआ है, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो इधर आप मुझे लॉजिकली आप बोलो, अगर मैं बोलूं कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सीआईएफ बेसिस पे हुआ है, इंपोर्टर का इधर कोई रिस्क है क्या? इंपोर्टर का इधर अभी तक कोई भी रिस्क नहीं है, तो इंपोर्टर इसमें कुछ इंश्योरेंस लेगा क्या? इंश्योरेंस नहीं लेगा। तो इधर एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, एक्सपोर्टर को इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और उसको इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है ड्यूली, क्योंकि सीएफ बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट किया आपने, आपने एज ए एक्सपोर्टर प्रॉमिस किया है इंपोर्टर को कि जो भी कॉस्ट है, डैमेज कॉस्ट, जो भी रिस्क है, वो मेरा रिस्क है, जब तक आपकी कंट्री तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये जो भी रिस्क रहेगा वो मेरा रहेगा। तो इसीलिए यूजली इस केस में जो एक्सपोर्टर रहता है वो इंश्योरेंस लेता है अपने रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भार रहता है, इंश्योरेंस प्रीमियम की भी जो लाइबिलिटी रहती है वो किसकी रहती है? एक्सपोर्टर की रहती है। बट इन केस ऑफ एफओबी, ठीक है, फ्री ऑन बोर्ड वाले केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो अभी किस पे रहेगी? लॉजिकली अभी सीआईएफ में एक्सपोर्टर की थी, सेलर की थी। अब इस केस में ये जो रिस्क रहता है, इधर का जो रिस्क रहता है वो रहता है इंपोर्टर के पास, ठीक है। तो यूजली इस केस में एफओबी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में इंपोर्टर को इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है, क्योंकि एक्सपोर्टर बोलता है कि मैं ये सब रिस्क नहीं लूंगा, ये आपको रिस्क लेना पड़ेगा, मैं आपको पोर्ट पे पहुंचा दूंगा, आपके गुड्स जो है मैं आपको पोर्ट पे पहुंचा दूंगा, बट सी के थ्रू जो आने वाला है और आपकी कंट्री तक जो पहुंचने वाला है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लूंगा, ये आपको ही लेना पड़ेगा। तो एफओबी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट में जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है वो किसको पे करना पड़ता है? वो इंपोर्टर को पे करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इधर लिखा है द इंपोर्टर हैज टू पे पेमेंट अंडर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इंश्योरेंस अंडर एफओबी कॉन्ट्रैक्ट। आई थिंक सो समझ में आ गया आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है, इधर बहुत डिटेल में जाके मैंने समझाया। नाउ पेमेंट ऑफ फ्रेट। तो फ्रेट मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, फ्रेट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, वो शिपिंग कंपनी को पे करना पड़ता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से जो भी डिसाइड हुआ है कि या तो वो एक्सपोर्टर पे करेगा या तो इंपोर्टर पे करेगा, ठीक है। तो यूजली आपने देखा होगा कि जब भी कोई गाड़ी आती है, फॉर एग्जाम्पल बायर को पे करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो बायर तो अपने जेब से तुरंत पे कर देता है, लेकिन यूजुअली जब एक्सपोर्टर को पैसे पेमेंट करना पड़ता है तो एक्सपोर्टर एंड बायर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं तेरे को पे कर दूंगा, तू जैसे ही तेरे पास गुड्स पहुंच जाएंगे ना तो तू उसको पे कर देना। तो मतलब पेमेंट किधर होने वाला है? एट द एंड ऑफ द स्टेज में, मतलब कि इंपोर्टर्स की कंट्री में पेमेंट होने वाला है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है द इंपोर्टर हैज टू मेक पेमेंट ऑफ फ्रेट अंडर अ शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट, जिसको भी पे करना है, लेकिन जब इंपोर्ट हो जाता है तब जाके शिपिंग कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है। पहले ही पेमेंट किया तो पता चला शिपिंग कंपनी गया भाग के किधर तो भी, और दोनों के दोनों एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर देखते बैठे किधर गए गुड्स, ठीक है। लास्ट क्या रहेगा? अब एक्सपोर्टर को आपने पेमेंट देना मैंडेटरी है, एक्सपोर्टर को पेमेंट देना मैंडेटरी है अभी, ठीक है, आपके गुड्स पहुंच गए आपकी कंट्री में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्सपोर्टर को पेमेंट देना। द इंपोर्टर हैज टू मेक पेमेंट टू द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। द एक्सपोर्टर ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पेमेंट। तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज रहता है, बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक पेमेंट मेथड रहता है, आप उसको भी ड्रॉ करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे चेक रहता है ना, चेक के थ्रू पेमेंट रहता है, वैसे ही एक केस रहता है जो कि आप 12th में पढ़ लोगे, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू आप पेमेंट करते हो, तो आप उसके थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो या आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। नाउ लास्ट जो आपका एक्सपोर्ट प्रोसीजर में भी था, दैट इज इंपोर्टर को फॉलो अप लेना पड़ता है। फॉर द इंपोर्टर नीड टू टेक फॉलो अप इन रिस्पेक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसीज इंपोर्टर शुड इन्फॉर्म टू दी एक्सपोर्टर। तो लास्ट में फॉलो अप होता है किस चीज के लिए? एक तो आपको पैसे मिले कि नहीं मिले, ठीक है, और लास्ट में कि कुछ अगर जो गुड्स मिले हैं इंपोर्टर को, जो गुड्स हाथ में आए हैं, जो उसको मिले हैं उसकी कंट्री में, अगर उसमें कुछ
डैमेज होगा, कुछ डिफरेंस होगा या कुछ क्वांटिटी में अलग है, तो वो आपको इंटीमेट करना है एक्सपोर्टर को कि देखो यार आपने इसमें बिल में तो लिख के बोला था हमको इतने का इतने में मिलेगा और इतना क्वांटिटी मिलेगा, बट इसमें तो वेरी कर रहा है, जो आपने भिजवाया है वो भी अलग ही कुछ तो भिजवाया और ये कुछ अलग ही मिला है मुझे। तो अगर ऐसा कुछ रहेगा तो आपको ये फॉलो अप लास्ट में आपको बोलना पड़ेगा या इंटीमेट करना पड़ेगा टू एक्सपोर्टर। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया हो। अगर कुछ डाउट है थोड़ा बहुत भी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्री पोर्ट भी पढ़ लेंगे और एंट्री पोर्ट एक्चुअली बहुत इजी है, एंट्री पोर्ट ट्रेड, और अगर होगा तो हम ये डिफरेंशिएशन भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगी आपका। ठीक है, तो आपको अगर कोई भी इश्यू रहेगा तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आपको मुझे भेजना है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको वो भी कमेंट सेक्शन में बोलना है, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस जो है आपके लिए अपलोड करते रहूं हमारे चैनल पे, दैट इज सारंग गुजराती एंड कॉमर्स एकेडमी। तो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।